जय श्री राम बच्चों। मैं शिव भक्त एम के सर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 10 की गणित का चैप्टर नंबर 10, प्रश्नावली 10, व्रत। व्रत के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। व्रत क्या होता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज व्रत में होती है, एक स्पर्श रेखा और एक व्रत में क्या रिलेशन हो सकता है, कैसी कैसी सिचुएशंस हो सकती है। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम प्रश्नावली 10.1 को भी आज के ही इसी वीडियो में हम क्लियर कर लेंगे। तो चलो शुरू करते हैं बिना देरी करे हुए आज की क्लास। सबसे पहले यदि हम बात करें, देखो भूमिका भूमिका क्या होती है। सबसे पहले यदि हम बात करें व्रत कहते किसको है, व्रत किसे कहते हैं। देखो एक बार की बात है, मैं एक स्कूल में पढ़ा रहा था, तो मैंने पूछा कि व्रत किसे कहते हैं सबसे पहले। तो किसी ने जवाब नहीं दिया। एक बच्चे ने हाथ यूं यूं खड़ा कर रखा, मतलब आधा हाथ खड़ा कर रखा। तो जैसे नॉर्मली बच्चे अक्सर यूं टेबल पर हाथ रख लेते हैं, तो यूं लगता है कि भाई हाथ ऐसे नॉर्मली भी रख लेते हैं। तो मैंने उससे पूछा, हाँ बेटा आपको आती है क्या डेफिनेशन। तो उसने कहा सर आधी आती है। तो मैंने उसको कहा खड़ा हो जा भाई। मैंने सोचा जैसा भी आता है, जैसी भी आती है तो वो बताएगा, टूटी फूटी आती होगी। तो वो फिर यूं सीधा खड़ा हुआ और फिर बोलता है, और इसे ही व्रत कहते हैं। मैंने पूछा मतलब इसे किसे, सर बस इतनी आती है। तो ऐसी ऐसी बातें भी अक्सर जनरल हो जाती है। तो चलो हम डिस्कस करते हैं, हम बात करते हैं व्रत किसे कहते हैं। सबसे पहले व्रत की डेफिनेशन क्या है। तो नॉर्मली हम व्रत बनाते कैसे हैं। व्रत बनाते हैं, देखो हम जो प्रकार होता है, प्रकार की नोक को हम रखते हैं, ठीक है, और कुछ डिस्टेंस जितना उस प्रकार को खोलते हैं, कुछ दूरी जितना हम उसको खोलते हैं, और फिर हम इस तरह से उसको घुमा देते हैं। ऐसे हम व्रत बनाते हैं, ठीक है। तो ये इसकी परिभाषा है क्या, एक बिंदु को निश्चित बिंदु मानकर निश्चित दूरी पर स्थित बिंदुओं के बिंदुपथ को क्या कहते हैं, व्रत कहते हैं। एक इस बिंदु को हमने फिक्स किया और ये फिक्स दूरी ली, और उसके बाद हमने इसको इस तरह से घुमा दिया, तो हमारे पास क्या बना, व्रत बना। तो यही व्रत की डेफिनेशन है, एक बिंदु को निश्चित बिंदु मानकर निश्चित दूरी पर स्थित बिंदुओं के बिंदुपथ को क्या कहते हैं, व्रत कहते हैं। जो निश्चित बिंदु है, निश्चित बिंदु को व्रत का केंद्र कह देते हैं। ये इसको हम कह देते हैं व्रत का केंद्र। और ये जो निश्चित दूरी है, इस निश्चित दूरी को हम कह देते हैं क्या, त्रिज्या, व्रत की त्रिज्या। तो व्रत में क्या क्या बातें हुई। व्रत किसी बिंदु को निश्चित बिंदु मानकर निश्चित दूरी पर स्थित बिंदुओं के बिंदुपथ को व्रत कहते हैं। निश्चित बिंदु को व्रत का केंद्र, निश्चित दूरी को व्रत की त्रिज्या कहते हैं। अब देखो यदि हम और बात करें व्रत में और क्या क्या पॉइंट, ये जो बाउंड्री है, ये टोटल बाउंड्री, ठीक है, इस टोटल बाउंड्री को हम क्या कह देते हैं, परिधि कह देते हैं। व्रत की परिधि, परिधि भी कह देते हैं, परिमाप भी कह देते हैं। अक्सर परिमाप हम जानते हैं लेंथ ऑफ बाउंड्री, उस बाउंड्री की टोटल लेंथ को ही हम क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। तो व्रत में एक स्पेशल नाम आता है क्या, परिधि। तो परिधि का मतलब क्या होता है, उस व्रत की पूरी बाउंड्री की लेंथ, ठीक है। जो ये परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर। आर क्या है, त्रिज्या। त्रिज्या को हम दर्शा देते हैं किससे, आर से दर्शा देते हैं, ठीक है। और व्रत का क्षेत्रफल, जैसे ये जो पूरा एरिया है, इसको ये कितनी जगह कवर करता है, इसको हम कहते हैं व्रत का क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल क्या होता है, व्रत का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई का मान कितना होता है, 22/7। एक व्रत में हम बात करें जीवा, जीवा क्या होती है, देखो व्रत पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या कह देते हैं, जीवा कह देते हैं। कि व्रत पर कोई भी दो बिंदु ले लो, दोनों बिंदुओं को यदि हम मिला दे, एक क्या हो जाती है, जीवा, इसी को जीवा कहते हैं, ठीक है। और ऐसी जीवा जो व्रत के केंद्र से पास कर जाए, ऐसी जीवा जो व्रत के केंद्र से पास कर जाए, उसको हम क्या कहते हैं, व्यास कह देते हैं, ठीक है। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं, व्यास जो है वो व्रत की सबसे बड़ी
जीवा होती है। ठीक है, व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, और व्यास जो है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। भाई ये भी आर है, ये भी आर है, तो आर प्लस आर कितना, 2r। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, व्यास जो है वो कितना होता है, 2r, डबल ऑफ रेडियस, त्रिज्या का 2 गुना। ठीक है, और यदि हम बात करें, देखो जैसे कि और एक लाइन और एक वृत्त में क्या क्या सिचुएशन हो सकती है, देखो जैसे वृत्त की स्पर्श रेखा, यदि हम बात करें कि सर्कल, जैसे ये एक सर्कल बनाया हमने, एक ये सर्कल वृत्त बनाया, एक ये वृत्त बनाया, और यदि हम लाइन की बात करें, देखो जैसे लाइन या तो वृत्त के बाहर से पास कर जाए, इस तरह से गुजर सकती है, या फिर लाइन जो है वृत्त को एक पॉइंट पर टच करे और पास कर जाए। ठीक है, या फिर लाइन वृत्त को कट करे और पास कर जाए। एक लाइन और एक वृत्त की क्या सिचुएशन हो सकती है, देखो ये 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये एक वृत्त है, ये इसका केंद्र, ये इस वृत्त का केंद्र, और ये इस वृत्त का केंद्र। एक वृत्त और एक रेखा में क्या रिलेशन हो सकते हैं, या तो रेखा वृत्त से के दूर से पास कर जाए, इस ये जो दूर से पास कर जाती है, इस लाइन को हम क्या कह देते हैं, अप्रतिच्छेदी रेखा। तो वृत्त के बाहर से दूर से ही पास कर जाए, उस लाइन को क्या कह देते हैं, अप्रतिच्छेदी रेखा। जो वृत्त को एक बिंदु पर टच करे और पास कर जाए, उसको हम क्या कह देते हैं, स्पर्श रेखा कह देते हैं। वृत्त की स्पर्श रेखा, जो एक वृत्त को किसी एक बिंदु पर टच करे और पास कर जाए, उसको ही क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा कहते हैं। ये ध्यान रखना, स्पर्श रेखा वृत्त को केवल और केवल एक बिंदु पर टच करती है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, ये केवल एक ही पॉइंट पर टच करेगी, और जो वृत्त को दो अलग अलग पॉइंट पर काटे, उसको क्या कह देते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा भी बोल देते हैं और छेदन रेखा भी बोल देते हैं। प्रतिच्छेदी रेखा या फिर छेदन रेखा। ठीक है, तो ये 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है एक रेखा और एक वृत्त के बीच में। ठीक है, चलो फिर और हम आगे बात करते हैं, जैसे प्रश्न में 10.1 क्या है, वृत्त की किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो जैसे हमने इसमें देखा, जो स्पर्श रेखा जो है वृत्त को जिस बिंदु पर स्पर्श करती है, उस बिंदु को क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। इस बिंदु को हम क्या कह देते हैं, स्पर्श बिंदु कह देते हैं। ठीक है, फिर देखो अब यदि हम बात करें, ये क्या कह रहा है आगे, जो पर में 10.1 है, कि ये आपके पास कोई वर्त है, और ये आपके पास एक ये एक स्पर्श रेखा है, जो बिंदु P पर इसको स्पर्श करती है, ये इसका केंद्र है। तो ये क्या कह रहा है, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। मतलब ये स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, मतलब ये जो एंगल है वो 90 डिग्री है, ये आपको सिद्ध करना है। इस वृत्त का केंद्र है O। ठीक है, तो दिया क्या है, देखो दिया हुआ है हमें
वर्त इसका केंद्र O है और ये एक स्पर्श रेखा है एक्स वाई तथा एक्स वाई वृत्त की स्पर्श रेखा जो वृत्त को तो P पर स्पर्श करती है। ये तो आपको दिया हुआ है, देखो क्या, एक वृत्त जिसका केंद्र है O और एक स्पर्श रेखा एक्स वाई जो वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है। और सिद्ध क्या करना है हमें, देखो सिद्ध करना है OP जो है वो एक्स वाई पर लंब है। OP लंबवत एक्स वाई, ये हमें सिद्ध करना है। तो रचना क्या करे इसमें कि रेखा स्पर्श रेखा एक्स वाई पर एक अन्य बिंदु क्यू लिया तथा केंद्र O से मिलाया। ये हमने रचना कर दी कि इस पर एक बिंदु Q लिया और उसको हमने ये केंद्र O से मिला दिया, ठीक है, जो वृत्त को बिंदु Q डैश पर काटती है। ये हमने इसमें रचना करी। अब देखो उत्पत्ति की यदि हम बात करें या प्रमाण की यदि हम बात करें तो हम क्या कह सकते हैं बच्चों, हम ये कह सकते हैं कि जो ओपी त्रिज्या है और ये ओ क्यू डैश है, ये दोनों तो बराबर होगी क्योंकि वृत्त की त्रिज्या है। हम लिख सकते हैं P बराबर ओ क्यू डैश, एक ही वृत्त की त्रिज्या। दोनों एक ही वृत्त की त्रिज्या है इसलिए हमेशा क्या होगी, बराबर होगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो ओ क्यू डैश है ये बड़ा होगा किससे, ओपी से। ओ ओ क्यू सॉरी ओ क्यू जो है वो बड़ा होगा किससे, ओपी से, क्योंकि ओपी और ओ क्यू डैश ये तो दोनों वृत्त की त्रिज्या है तो ये तो दोनों बराबर है। लेकिन यदि हम बात करें ओ क्यू की तो ओ क्यू तो ओपी से बड़ा होगा क्योंकि क्यू डैश क्यू ये इतना ज्यादा है। तो आप इस एक्स वाई पर कोई भी कहीं पर भी कोई पॉइंट ले लोगे तो उन सब में जो शॉर्ट डिस्टेंस होगी, शॉर्ट दूरी होगी, जो न्यूनतम दूरी होगी वो ओपी होगी। और हम ये जानते हैं कि किसी भी बिंदु से किसी भी रेखा की जो दूरी होती है, जो सबसे न्यूनतम दूरी होती है वो ही लंब होती है। जैसे मैं इस पॉइंट से इस फर्श की जो है वो न्यूनतम दूरी की मैं यदि बात करूं तो इस बिंदु से मैं इस पर जो लंब डालूंगा वही सबसे न्यूनतम दूरी होगी और कोई भी आप दूरी लोगे तो वो ज्यादा रहेगी, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि हम ये बात लिख सकते हैं कि रेखा एक्स वाई पर किसी भी बिंदुओं में ओपी सबसे न्यूनतम दूरी है
न्यूनतम दूरी की लंबवत दूरी होती है पी लंबवत एक्स वाई, यही आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो इस प्रमेय से आपको ये ध्यान रखना है कि स्पर्श बिंदु से, किसी भी वृत्त की स्पर्श बिंदु से हम जो त्रिज्या उसके केंद्र को मिलाते हैं, जो त्रिज्या है वो उस स्पर्श रेखा पर हमेशा लंब होता है। ये बहुत भर भर के काम आएगा, आज ही नहीं आपके आगे वाली सभी क्लासों में भी काम आएगा। इतना सा, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, इतना जान लो। ठीक है, चलो फिर हम और आगे बात करते हैं। प्रश्नावली 10.1 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? एक वृत्त पर कितनी हम स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? तो यदि हम बात करें, जैसे ये कोई एक वृत्त है, हमने कोई वृत्त बनाया और इस वृत्त पर हम स्पर्श रेखा की यदि बात करें तो ये एक स्पर्श रेखा, ये एक स्पर्श रेखा, ये एक स्पर्श रेखा, ऐसे एक वृत्त जो है अनंत बिंदुओं से मिलकर बनता है। ठीक है, और हर एक बिंदु पर हम एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो एक वृत्त पर कुल स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी हो सकती है? अनंत हो सकती है। तो एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो इसका आंसर क्या होगा? अनंत। और एक वृत्त के किसी एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती? केवल एक। एक वृत्त के एक बिंदु पर केवल और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। और एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं, कुल कितनी स्पर्श रेखाएं हम खींच सकते हैं? अनंत स्पर्श रेखाएं हम खींच सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। चलो अब हम, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदुओं पर स्पर्श करती है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है? स्पर्श रेखा केवल और केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है। तो एक वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? छेदन रेखा कहते हैं। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को हम क्या कह देते हैं? छेदन रेखा कह देते हैं। एक वृत्त की समांतर रेखाएं हो सकती है। देखो जैसे मान लो एक वृत्त बना दिया हमने, ये एक वृत्त बनाया। इस वृत्त पर यदि मैं समांतर रेखाओं की बात करूं, एक रेखा यदि मैं यहां ड्रॉ करूं तो दूसरी रेखा इसके समांतर तो यहीं पर हम खींच सकते हैं। इसके अलावा यदि आप और कोई भी समांतर रेखा खींचोगे तो या तो प्रतिच्छेदी रेखा होगी या फिर अप्रतिच्छेदी रेखा होगी। ठीक है, तो एक वृत्त पर अधिकतम कितनी समांतर रेखाएं हो सकती है? दो समांतर रेखाएं हो सकती है। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। देखो वृत्त और स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को हम क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कह देते हैं। ठीक है, फिर यदि हम और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? देखो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की किसी बिंदु P पर स्पर्श रेखा, एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर। ये हमने एक वृत्त बनाया जिसकी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। और क्या कह रहा है? P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12। PQ की लंबाई याद कीजिए। ये तो है बिंदु O, और वाले वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, ये कोई एक स्पर्श रेखा है जो बिंदु P पर स्पर्श करती है। और ये बिंदु है Q, P पर स्पर्श रेखा PQ
ओ से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12। ये जो OQ है ये आपको दिया हुआ कितना 12 सेंटीमीटर। तो PQ की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हमने प्रमेय 10.1 क्या पढ़ी कि स्पर्श रेखा जो है वो त्रिज्या पर लंब होती है। तो हम ये जानते हैं कि ये PQ यदि इसकी स्पर्श रेखा है तो ये जो बिंदु P पर जो कोण बन रहा है वो 90 डिग्री का है। इसको हम कहेंगे क्या, 90 डिग्री। और त्रिज्या आपको दी हुई है कितनी, 5 सेंटीमीटर। तो यदि ये 90 डिग्री है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है, तो हम क्या कह सकते हैं, ये जो त्रिभुज ओ पी क्यू है वो एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, त्रिभुज ओ पी क्यू एक समकोण त्रिभुज है। यदि ओ पी क्यू एक समकोण त्रिभुज है तो हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय यूज कर सकते हैं। क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हम क्या कह सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या जानते हैं हम, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण क्या है ओ क्यू, ओ क्यू का स्क्वायर बराबर ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। ऐसा हम लिख सकते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ओ क्यू कितना है 12, तो इसको लिखा मैंने 12 का स्क्वायर। और ओपी कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। और 12 का स्क्वायर कितना 144, 5 का स्क्वायर 25 प्लस पी क्यू का स्क्वायर। इस 25 को हमें उधर भेज देना चाहिए। तो क्या हो जाएगा 144 माइनस 25 बराबर पी क्यू स्क्वायर। तो यदि ये इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 119 बराबर पी क्यू स्क्वायर। अब यदि हम वर्गमूल ले लेते हैं दोनों तरफ तो इधर तो क्या आ जाएगा पी क्यू, इधर क्या आ जाएगा अंडर रूट 119। ठीक है, तो अंडर रूट 119 ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलो फिर यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, क्या कह रहा है, एक वृत्त खींचिए। तो चलो पहले एक वृत्त खींचो। तो ये हमने एक वृत्त खींच दिया भाई। अब आगे आपसे कह रहा है कि एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदन रेखा हो। कोई भी एक रेखा आपने खींची, देखो ये आपने एक रेखा खींच दी। इस रेखा के समांतर दो रेखाएं ऐसी खींचनी है जो एक तो स्पर्श रेखा हो और एक छेदन रेखा हो। तो एक स्पर्श रेखा तो मान लो ये खींच दिया आपने, तो स्पर्श रेखा हो गई। और ये छेदन रेखा हो गई, देखो सिंपल, दोनों वृत्त के समांतर है। सॉरी, दोनों इस रेखा के समांतर है। तो सिंपल कोई भी आप एक वृत्त बनाओ, ये इस वृत्त का केंद्र, इस वृत्त पे कोई भी एक रेखा खींचो और एक तो आप उसके समांतर कोई रेखा खींच दो और एक छेदन समांतर मतलब जो एक बिंदु पर टच करे और पास कर जाए, और छेदन रेखा जो वृत्त को दो अलग अलग बिंदु पर कट करे, जो उसको काट कर गुजरे। आप बहुत सारी खींच सकते हो, जैसे देखो ये छेदन रेखा हो सकती है और इसके समांतर एक रेखा आप इधर भी खींच सकते हैं। देखो एक वृत्त पर एक मतलब दो ही समांतर रेखाएं खींची जा सकती है। ये आपकी प्रश्नावली 10.1 कंप्लीट हुई। कैसा आपको समझ में आया, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।